घटनाएं और हादसे तो आए दिन कहीं न कहीं होते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में जो घटना मंगलवार यानी कल दोपहर 2:30 बजे घटी है, वैसी घटनाएं आमतौर पर नहीं घटती हैं और उस घटना ने पूरे भारतवासियों के दिल में एक अजीब तरह का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि कल 28 लोगों की पहलगाम में हत्या कर दी आतंकवादियों ने और हत्या करने से पहले उनके नाम पूछे गए, उनके धर्म पूछे गए और कोई शंका होने पर उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और यहाँ तक कि हादसे के बाद उनके कपड़े उतार करके ये देखा गया कि वास्तव में हिंदू थे या नहीं। बहुत बुरी घटना कहा जाए इसको तो कम नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस नृशंस हत्याकांड को लेकर पूरी दुनिया से वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब जगह के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कुल 28 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें रायपुर का एक बिजनेसमैन दिनेश मिरानिया भी शामिल है, जो कि अपने परिवार में पत्नी नेहा मिरानिया और 2 बच्चों शौर्य और लक्षिता के साथ पहलगाम में गया हुआ था। दिनेश मिरानिया भी उस समय घुड़सवारी कर रहा था, उसके परिवार के लोग भी थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी। इस पूरे हादसे में एक कश्मीरी की भी मौत हुई है। सैयद आदिल हुसैन शाह जम्मू कश्मीर का निवासी था। उसके अलावा कानपुर, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान के कई शहरों के लोग उसमें शामिल हैं जिनकी वहाँ हत्या हुई। और इस घटना की जैसी ही जानकारी सरकार के पास पहुंची, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तत्काल रात 8 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहाँ उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। सुबह वो घायलों से मिलने अनंतनाग के अस्पताल गए। उसके बाद हादसे में जो लोग मारे जा चुके थे उनके शव रखे गए थे, उनको सुबह उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस घटना को लेकर जम्मू और कश्मीर के स्थानीय नागरिकों में भी रोष है और आज दिन भर उस हत्याकांड की निंदा होती रही। जम्मू, कटरा, पहलगाम, रियासी, रामबाड़, उधमपुर, डोडा, बारामूला, कुपवाड़ा और श्रीनगर जैसे क्षेत्रों में दिन भर प्रदर्शन होता रहा और सभी ने एक स्वर से इस घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि 28 लोग मारे गए हैं। इसमें सेना से संबंधित भी 3 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक कानपुर के शुभम द्विवेदी हैं, दूसरे विनय नरवाल हैं जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल से आते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के मनीष रंजन जो कि अपने परिवार के साथ घूमने के लिए पहलगाम गए थे। ये तीनों अधिकारी जो है इस हादसे में मारे गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पर्यटकों को पहले एक जगह इकट्ठा किया गया था, उनके नाम और धर्म की पूछताछ की गई थी, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए कम से कम 4 आतंकवादी थे जो वहां पर मौजूद थे। इस हमले में शामिल 4 आतंकियों की फोटो तो जारी हुई है, लेकिन कुछ 3-4 आतंकियों के स्केच भी सुरक्षा बलों ने जारी किए हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। और अभी तक जिन 5 आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, उनमें आसिफ फौजी, सुलेमान गौरी, आसिफ शेख, आदिल गौरी, अबू तलहा, ये 5 नाम जो आ रहे हैं। और सुरक्षा बल के जो जवान हैं पूरी तैयारी के साथ उनकी खोजबीन में लग गए हैं और बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया जाएगा और ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पता ये चला है कि 2 सप्ताह पहले ये सभी आतंकवादी जो बाहर से आए हुए थे, ये रिसाय और उधमपुर होकर के जंगलों के रास्ते से वहां से गुजरे थे। वहां के लोगों ने कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि की है जो सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा ये माना जा रहा है कि 3-4 आतंकवादी और थे जो कि कहीं न कहीं बैकअप में शायद लगे हुए थे, दूर दराज से बैकअप प्लान के तहत। इस घटना को अंजाम देने से लगभग 1 सप्ताह पहले रेकी की गई वहां के होटलों में जाकर के, क्योंकि इसमें कुछ 2 स्थानीय लोगों के भी होने की जानकारी मिल रही है जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि आदिल और आसिफ नाम के जो स्थानीय आतंकवादी हैं वो इस दौरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उन आतंकवादियों की मदद की जो कि शायद हिंदुस्तान से बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कल हादसा हुआ, इसमें जो आतंकवादी मौका वारदात पर मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके शरीर पर जो थे कुछ मिलिट्री टाइप के कपड़े थे जो पहने हुए थे और साथ ही साथ उनका हेलमेट था। हेलमेट में कैमरे लगे हुए थे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने बाकायदा इस पूरी वारदात को की। लाइव कहीं ना कहीं वीडियो चल रहा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन है इसके पीछे जो लाइव कैमरा लगा करके हेलमेट में कहीं न कहीं बैठा हुआ इस घटना को देख रहा होगा। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्री आज दिन भर जम्मू कश्मीर में व्यस्त रहे। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया और अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि भारत जो है आतंकवादी गतिविधियों से डरने वाला नहीं है, भारत उसका कड़ा मुकाबला करेगा और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार आतंकवादी हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा। लगातार जो है हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज सुबह अपने टीम के साथ मीटिंग की। कल जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे तब उनके साथ होम सेक्रेटरी और राज्यपाल मनोज सिन्हा भी वहां पर गए हुए थे और आज शाम नई दिल्ली में 6 बजे के आसपास CCS की बैठक होने जा रही है। CCS की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है ताकि आगे क्या स्टेप उठाया जाए इस बारे में राय मशवरा किया जा सके। जहाँ तक CCS की बैठक का मामला है वो है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। ये सुरक्षा से संबंधी एक बहुत बड़ी कमेटी है। आपको बता दें कि इस
इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी कश्मीर की जो आतंकवादी संस्था जैसे लश्कर तैयबा जैसी है वहाँ पर टीआरएफ का जो फुल फॉर्म है वो द रेजिडेंट फ्रंट है, जिसके डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बयान जारी करके इस तरह की हमले की धमकी भी दी थी। जिस तरह से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जो सैलानी हैं लगातार कश्मीर की तरफ जा रहे हैं घूमने फिरने परिवार सहित, और एक जो आंकड़ा पिछले साल 2024 का आया है उसमें 2,35,00,000 लोग पूरे वर्ष भर में वहां गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक गए हुए थे। और पिछले साल अमरनाथ की जो यात्रा हुई थी उसमें भी 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। देखा जाए कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के क्षेत्र में भारत के अन्य प्रदेशों से, अन्य शहरों से लगातार आवाजाही बढ़ रही थी, परिवार सहित लोग जा रहे थे। और ये जो हमला कल हुआ है शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया है, ताकि कश्मीर में जो आवाजाही बढ़ रही है तो उसको दहशत पैदा करके उसको कम किया जा सके। बहरहाल इंडिया गवर्नमेंट इसमें आगे क्या फैसला लेती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आज शाम फिर एक बार बैठक लेने वाले हैं और उसमें ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या बनती है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों को समूल नष्ट करने की योजना पर कम से कम साल भर से काम चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का समूल सफाया कर दिया जाएगा और उस दिशा में काम चल भी रहा है। बहुत सारे नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिन नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया है वो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है और 1-1 करोड़ के नक्सली मारे जा रहे हैं। निसंदेह ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। एक ऐसी ही जरूरत कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की भी है। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जो कि एक संकल्प लेकर कई काम करते हैं, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और तमाम जो 3 तलाक का मामला है केंद्र सरकार ने उसको बहुत बखूबी अंजाम दिया। इस मामले में भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई का एक योजनाबद्ध तरीके से टाइम बॉन्ड प्रोग्राम बनाया गया है, अब जरूरत आ गई है कि कश्मीर में भी इस तरह का कोई टाइम बॉन्ड प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुकाबले वहां पर आतंकवादियों की संख्या कम है। तमाम अखबारों में या मीडिया चैनलों में जो खबरें आ रही हैं उस पर लग रहा है 50-60 के आसपास जम्मू में आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है, जो कि सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और ऐसी कश्मीर क्षेत्र में 75 के आसपास सक्रिय आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है। अगर इसको डबल भी मान लिया जाए तो 300, 400, 500 लोगों को समूल नष्ट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी सरकार के लिए, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ प्लान तैयार करने की। और आज दिन भर जो बैठकें चल रही हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है, गृह मंत्री जो कि स्वयं स्पॉट पर देख के आ रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि कम से कम जो है अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया पूरी तरह से करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए, जो आंशिक रूप से घायल हुए हैं उनके लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। भारत सरकार की ओर से अभी मृतकों और घायलों के लिए ऐलान होना शेष है। बहरहाल पहलगाम की इस घटना के बाद केंद्र सरकार का रवैया किस तरह का होता है उस पर हम सबकी निगाहें बनी रहेंगी। तब तक आप भी कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।